प्राइम मिनिस्टर को जरूरत से ज़्यादा बिहार में मेहनत करना पड़ रहा है। लगता है उनकी गारंटी पे ही लोगों को विश्वास होगा, तभी वो वोट देंगे। लालू यादव भी कम खिलाड़ी नहीं, अच्छा खेल खेल रहा है वो। पहली बार है कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट के पार्टी ऑफिस में गया है, हर एक के दिमाग में बैठ गया है। ना वो कैपेसिटी राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है। देश में लोकसभा का चुनाव अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। 5 चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है, 2 चरण का चुनाव होना बाकी है। लेकिन इस सब के बीच में जो सर्वाधिक सीटों वाले राज्य हैं, जिसमें अगर सबसे बड़े राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और उसके बाद नंबर आता है बिहार का। बिहार में कुल 40 सीटें हैं और 40 सीटों में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है। इस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है बिहार का समीकरण, क्योंकि बिहार में यदि ये सीटें बरकरार रखने में कामयाब हो जाती है एनडीए, तो जो इनका नारा है कि अब की बार 400 पार, ठीक है 400 पार न हो, लेकिन बहुमत के आंकड़े से आगे जाना आसान हो जाएगा यदि बिहार में इनकी सीट की संख्या ठीक ठाक रहती है तो। लेकिन अगर बिहार में सीटें घटती है तो इसका पूरा जो एनडीए का टारगेट है उस पर क्या असर पड़ेगा, बिहार का समीकरण क्या है और यदि सीटें घटेंगी तो कितनी सीटें घटेगी, और यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कहता है, जातीय समीकरण है वो क्या कहता है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मैं पटना में मौजूद हूँ और पटना में हमारे साथ मौजूद हैं लव कुमार मिश्रा। लव कुमार मिश्रा बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के देश के कोने कोने से इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए खबरें की है, एनालिटिकल रिपोर्ट की है और देश के बड़े पत्रकारों में इनका नाम शुमार होता है। लव कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा और पूरे देश की नज़र इस बात पे है, पूरा देश ये जानना चाहता है कि बिहार में आखिर होने क्या जा रहा है, क्योंकि 40 में से 39 सीटें हैं और जो तमाम अभी तक के जो एनालिसिस आ रहे हैं उसमें ये बताई जा रही है कि इस बार सीटें तो 39 नहीं पहुंच पाएगी, घटेगी। आपका आकलन क्या है, आपका विश्लेषण क्या कहता है, आप किस नज़रिए से देखते हैं? एक पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है, सभी इलेक्शन में लोग इस्तेमाल करते हैं, नेता और पत्रकार लोग भी, कि अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड आएगा। तो मुझे लगता है कि इस साल जो होने वाला है 4 जून को वही होगा, अप्रत्याशित होगा। 39 जो फिगर है डाउटफुल है अभी के अनुसार से। अब तो सिर्फ पटना प्रमंडल और शाहबाद प्रमंडल के चुनाव क्षेत्र बाकी रह गए हैं, बाकी नॉर्थ बिहार पूरा हो ही गया है। आज मोतिहारी भी प्राइम मिनिस्टर गए, सिवान में भी गए। तो मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत से ज़्यादा बिहार में मेहनत करना पड़ रहा है। लिटरली हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वो कवर कर रहे हैं। वो इतना दिन में ही वो 13 बार पब्लिक मीटिंग ले चुके हैं। 13 बार आ चुके हैं। 13 बार आ चुके हैं जी। प्राइम मिनिस्टर को 13 बार आना पड़ा अभी तक, 13 बार। हाँ, और अभी आने वाले हैं, आने वाले हैं। तो इससे ही तो स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं हैं। जो भी सीट मिलेगा नरेंद्र मोदी के कारण मिलेगा। सम्राट चौधरी हुए, चाहे विजय सिन्हा हुए, और लिटरली पावरलेस हैं, कोई इन्फ्लुएंस है नहीं। और बिहार में परसों ही अमित शाह का पब्लिक मीटिंग था मोतिहारी में, तो हम लोगों ने टेलीविज़न पे ही देखा था, भीड़ बहुत कम थी। अमित शाह को लोगों को बोलना पड़ा, पुलिस वालों को जो बाहर है उनको भीतर आने दीजिए, अदरवाइज जो गैलरी होता है लिटरली एम्प्टी था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए क्यूरियोसिटी है लोगों को, लोग देखने आते हैं, सुनने भी आते हैं। और दूसरा उनका जो है गारंटी जो वर्ड दिए हुए हैं, तो लगता है उनकी गारंटी पे ही लोगों को विश्वास होगा, तभी वो वोट देंगे। अदरवाइज बिहार ऐसा स्टेट उतना उत्तर प्रदेश भी नहीं है, ये कास्ट ही नहीं, सब कास्ट पे डिवाइडेड है। वो राजस्थान में भी नहीं है कि जाट राजपूत हो गया, चाहे वहाँ उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण राजपूत हो गया या गुज्जर हो गया। बिहार में कास्ट में भी सब कास्ट है, घमेला है कि कुछ ऐसा है, ये भी है प्रॉब्लम ना। महादलित है, दलित है, ये है, तमाम सारी चीजें, रेयर डिस्टिंक्शन है बिहार का। जी जी।
तो प्राइम मिनिस्टर लगता है ये सब चीज़ को समझ चुके हैं। और आपको अब देखा होगा लिस्ट जो कैंडिडेट्स हैं गठबंधन के, आरजेडी के कैंडिडेट्स, आरजेडी जनता दल यू ने सम्राट चौधरी, कोयरी कुशवाहा को बनाया अध्यक्ष। ज़्यादा फोकस लगा कि वो ईबीसी ओबीसी को दें, तो लालू यादव ने अपने ज़्यादा कैंडिडेट कोयरी कुशवाहा को दे दिया। यादव मुस्लिम के बाद वही लोग हैं। राजपूत एक सिंगल होगा, कहीं ब्राह्मण कहीं सिंगल होगा। तो लालू यादव भी कम खिलाड़ी नहीं, अच्छा खेल कर रहा है वो। ये सब चीज़ लगता है प्राइम मिनिस्टर को पता चल गया, तो उन्होंने भी अच्छा काम चालू कर दिया। अब पहली बार है कि कोई प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट के पार्टी ऑफिस में गया है और 2 घंटे बैठा है, वर्कर के साथ मीटिंग लिया है। जनरली पार्टी का प्रेसिडेंट भी नहीं करता है। आपने देखा होगा राजनाथ सिंह भी कई बार आए, वो कहाँ गए कभी पार्टी ऑफिस में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पूरा फीडबैक लिया होगा। तो पार्टी ऑफिस गए हैं नए सिरे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो रिस्क फैक्टर तो है ही यहाँ। यानी अंदर खाने में कुछ ना कुछ चिंता है बिहार को लेकर के, पूरा चिंता है। आपने कहा कि उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, तो क्या ये भीड़ जो है, जो लोग आ रहे हैं, क्या वो वोट में कन्वर्ट होगा, ऐसा लग रहा है? नहीं, मोदी जी आपने देखा होगा हर एक पब्लिक मीटिंग में बार बार गारंटी बोलते हैं, मोदी की गारंटी है वो। तो लगता है जनता उनकी गारंटी पे विश्वास कर रही है। अमित शाह की गारंटी तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं वो बार बार पास्ट की याद दिलाते हैं, फ्यूचर के बारे में क्या प्रोग्राम है नहीं बताते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं। पहले था कि 100 डेज का जो आएगा उसमें ये प्रोग्राम, अब शायद वो 125 दिन का कर दिए हैं। तो कन्विंस कर पा रहे हैं आम जनता को, अपने वोटर्स को। वो कैपेसिटी मुझे नहीं लगता है कि अमित शाह या किसी और नेता में है वो। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम इंडिया गठबंधन की बात करें, तो इंडिया गठबंधन की जो गारंटीज है, चाहे वो महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे युवाओं के लिए नौकरी का प्रश्न हो, ये जो सारी गारंटियां हैं, उनके जो वादे हैं, आपको नहीं लगता है कि वो भी यूथ को अपील कर रहा है, महिलाओं को अपील कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो वोट को प्रभावित करने वाला है गारंटी? देखिए, एक चीज़ है, बीजेपी के पास मास कम्युनिकेशन, मास कंटेक्ट का सारा मीडियम है। जी जी। या तो प्राइवेट टेलीविज़न हुआ, सरकारी टेलीविज़न हुआ, या न्यूज़पेपर का ऐड हुआ, और इनका चल रहा है 6 महीने से। जैसे उज्ज्वला वाला है, बहुत पहले से प्रचार हो रहा है, 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं। और ये कांग्रेस वाले जो हैं बहुत लेट आए। एक तो उनका सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स बहुत लेट हुआ, उनका जो प्रोग्राम है जैसे आप बता रहे हैं मैनिफेस्टो में ये करेंगे वो करेंगे, बहुत लेट आया। तो नीचे तक परकुलेट डाउन करने में वो विफल रहे हैं। वो तो एडवांटेज बीजेपी है, एडवांटेज नरेंद्र मोदी है लोगों के दिमाग में डालने का, और बार बार एक चीज़ को हैमर करने का कि 80 करोड़ को हम लोग फ्री में राशन दे रहे हैं, 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, हर एक घर में वो गरीबों के यहाँ उज्ज्वला गैस दे रहे हैं वो। तो ये लगता है हर एक के दिमाग में बैठ गया है। और ना वो कैपेसिटी राहुल गांधी में है, प्रियंका गांधी में है। तो मुझे लगता है सारी तरह से देखे कैंपेन के मामले में बीजेपी ने काफ़ी लीड ले लिया है वो। लेकिन हम फिर से बिहार पे आते हैं। बिहार पे जो अलग अलग इक्वेशन है जिसकी चर्चा आप पहले कर रहे थे कि केवल कास्ट नहीं, कास्ट का सब कास्ट भी, तो ये जो इतने नीचे तक और राजनीतिक रूप से भी अन्य राज्यों की तुलना में बिहार के जो मतदाता है वो मुझे लगता है कि ज़्यादा चेतनाशील हैं, ज़्यादा वो उसको समझते हैं और उस पर विचार करते हैं। तो मोदी जी की जो ये गारंटी है क्या उनको भी प्रभावित कर लेगी? क्योंकि मैंने आज ही पटना में बहुत सारे यूथ से बात कर रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रोजगार के मामले में बीजेपी की जो गारंटी है और बीजेपी का पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा है उसकी तुलना में ज़्यादा आकर्षक कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की गारंटी है। वो तेजस्वी का नाम भी ले रहे थे, वो राहुल का भी नाम ले रहे थे, और उस पर कहीं ना कहीं निराशा एक खासकर यूथ में देखने को मिली। वही जैसा मैंने पहले बताया ना, परकुलेट डाउन नहीं कर पाया है। तेजस्वी क्या बोल रहा है, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, गांव देहात तक वो नहीं पहुंच पाया है। तेजस्वी में क्यूरियोसिटी है। देखिएगा लालू यादव एकदम कैंपेन से आउट हैं, उनकी माता जी तो बहुत पहले से ही आउट हो चुकी हैं। तो जो कैपेसिटी लालू में थी लोगों को इन्फ्लुएंस करने का,
लिटरली वे बदल देने का, वो तेजस्वी में नहीं है। गुडविल क्रेडिबिलिटी जो होता है, अब कंपैरेटिवली अगर उनको करेंगे तो नरेंद्र मोदी से वो तो बहुत ही छोटे पड़ जाएंगे। वो किस तरह से लोगों के दिमाग में कन्विंस करना है। लालू यादव बहुत सिंपल लैंग्वेज में, रस्टिक भाषा में लोगों को कन्विंस करते थे, वो इसमें तेजस्वी में नहीं है। राहुल गांधी में तो एकदम नहीं है वो। तो एक थोड़ा एडवांटेज बीजेपी को इसलिए मिल रहा है वो। और जैसे आप बता रहे हैं, बिहार का मतदाता बहुत ही कॉन्शियस होता है। बिहार और बंगाल का हर एक मतदाता, इवन इलिटरेट भी होगा, चाय की दुकान पे जाइए, पान की दुकान पे जाइए, तो सिर्फ पॉलिटिक्स डिस्कस करेगा, क्रिकेट का मैच डिस्कस करेगा। बिल्कुल वो कंस्टिट्यूएंसी वाइज भी आपको रिजल्ट बताने लगेगा, पान का दुकान वाला, चाय का दुकान वाला। जी बिल्कुल। हम लोग के घर के पास एक छोटा सा पार्क है, कल इवनिंग वॉक ले रहे थे जी। तो 2-3 बच्चे लोग यंग होंगे, 20-22 साल के, जैसे आप बता रहे हैं ना, नौजवान का, तो उन्होंने आपस में चर्चा की कि अभी तो नीतीश कुमार के टाइम में नौकरी वोकरी नहीं है मिला है, नरेंद्र मोदी भी कुछ नहीं दिया है। तो दूसरा लड़का अच्छा आर्गुमेंट दिया, नहीं फिर भी एक बार ट्राई कर लो। तो एक जो ट्राई करना है ना, थोड़ा सा सस्पिशन जो था फेथ में ब्रेक हुआ था, लेकिन फिर भी लोग सोच रहे हैं एक बार और बीजेपी को मौका दो। 2 करोड़ का जो उनका जॉब का प्रॉमिस था 2014 वाले मैनिफेस्टो में, आज तक तो पूरा नहीं हुआ। जी। तो ये लगता है थोड़ा थोड़ा होगा प्रॉब्लम, लेकिन वो जो बाकी सब जो स्कीम है जो गांव देहात तक पहुंच चुका है, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह से बोले जा रहे हैं कि हर एक गांव में मैंने बिजली पहुंचाई, ये नीतीश कुमार भी बोलते हैं, तो उसका तो असर पड़ेगा। अब पहली बार देखिए 2014, 15 फिर 19 में भी चुनाव हुआ था बिहार में, 2020 में असेंबली में प्रोहिबिशन एक मुद्दा होता था, दारूबंदी। इस बार तो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कहीं भी दारूबंदी का। नीतीश कुमार ने भी किसी भी पब्लिक मीटिंग में दारूबंदी का एडवांटेज डिसएडवांटेज नहीं बोल रहे हैं, पहले इलेक्शन में बोलते थे। बहुत दिनों के बाद है कि राम मंदिर को उतना स्ट्रेस नहीं हो रहा है, लोगों को खोजने में भी प्रॉब्लम हो रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर हर एक कंस्टिट्यूंसी में जा रहे हैं तो लोकल जो इशूज़ है उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे मुझे याद है बेगूसराय में शायद फर्स्ट या सेकेंड मीटिंग था, तो उन्होंने बोला कि मैंने फर्टिलाइज़र का कारखाना यहाँ चालू करवा दिया, रिफाइनरी की कैपेसिटी बढ़ा दी, एनटीपीसी का प्लांट चालू। तो लोकल जो गेंस है उनका लास्ट 10 ईयर्स का, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। वो तो आरजेडी में कैपेसिटी है नहीं, आरजेडी में अकेला कैंपेनर वही है तेजस्वी यादव, बाकी कांग्रेस में भी कोई नहीं है। राहुल गांधी मुझे याद है शायद एक ही बार भी आ रहे हैं पूरे चुनाव प्रचार में। लेकिन इसको आप किस रूप में देखते हैं कि पिछले चुनाव में 2019 की बात करें तो 2019 में विपक्ष बिखरा हुआ था, अलग अलग सब चुनाव लड़ रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। हाँ। इस बार सब एक हैं, तो आपको नहीं लगता है कि इसका कुछ एडवांटेज जो है इंडिया गठबंधन को बिहार में मिल सकता है? देखिए पिछले बार और इस बार में एक डिफरेंस है, जैसे CPI-M, CPI-ML और CPM उनको भी सीट दिया गया, कांग्रेस को 9 सीट दिया गया, और बाकी लालू यादव के लिए तो जो भी सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स या सिलेक्शन ऑफ इवन कंस्टिट्यूंसीज था कांग्रेस का, लालू यादव ने डिसाइड किया। और आप जो बता रहे हैं इंडी का परकोलेट डाउन करना, यूनिटी इफेक्ट, वो हुआ ही नहीं है। अब बिहार पटना साहिब में ही कांग्रेस का कौन कैंडिडेट है आप गूगल में देखिए, तब नहीं पता लगा पाइएगा। लोगों को बताना पड़ता है कि फॉर्मर स्पीकर मीरा का बेटा है, जगीओ नाम का नाती है वो। इस तरह से कैंडिडेट दे रहे हैं लोग, कहाँ से होगा? जबकि बीजेपी वाले लोग 6 महीना से ही बोले जा रहे थे, और सभी कैंडिडेट्स को जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने रिटेन किया हो। तो कुल मिलाकर के कहा जाए कि जो चुनावी रणनीति जो है उस पे कहीं ना कहीं जो है इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ रही है। कमजोर नहीं, फ्लॉपिंग कर गया था। अच्छा, फ्लॉप का वर्ड राइट होगा। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा नीतीश जी की क्या उपस्थिति है इस चुनाव में, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से ये पहले बीजेपी से आरजेडी में गए, आरजेडी से फिर बीजेपी में आए, और बीजेपी ने भी उनको लिया इसलिए क्योंकि सामने लोकसभा चुनाव था। लोकसभा चुनाव में दिख रहा है उनका कोई असर, बीजेपी को कुछ फायदा मिलता हुआ? प्राइम मिनिस्टर जिस पब्लिक मीटिंग में भी जा रहे हैं नीतीश कुमार की तारीफ कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी इम्प्रूव किया। अब वो भी जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार ने ख़त्म किया है वो।
और कहीं भी स्पेशल स्टेटस जो नीतीश कुमार का फेवरेट टॉपिक था, उसकी बात कहीं नहीं हो कहीं रही भी है। नहीं चर्चा कर रहे हैं। ना नीतीश कुमार मांग रहे हैं, ना प्राइम मिनिस्टर उसकी चर्चा कुछ करें। बोल रहे हैं हाँ। वो। तो नीतीश कुमार का लगता है जो भी वैल्यू है, जैसे आपने बताया लोकसभा चुनाव को देखते हुए, दूसरा उनका इसलिए वैल्यू सडनली बढ़ गया ईबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स को लेकर। लालू को काउंटर करना था, तो इसीलिए बीजेपी वाले ने उनको रखा है। और जो होता है यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स में, जो नीतीश कुमार भी काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं उसको, तो मुझे लगता है कि जो अगले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तब तक बीजेपी भी नीतीश कुमार के लिए यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स अपनाएगी और चाहेगी कि बीजेपी की सरकार अपनी बने। अब 20 श्योर की इलेक्शन के बाद तुरंत डिमांड हो जाएगा कि बीजेपी को सरकार यहाँ अपना देना चाहिए वो। तो आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपका ये विश्लेषण कह रहा है कि संभव है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश जी और बीजेपी का गठबंधन खत्म नहीं, हो जाए। सकता है नीतीश जी का आत्मा फिर जग जाए। इसकी चर्चा बाहर भी काफी है। हाँ, इसकी जग चर्चा बाहर भी काफी ये है। भविष्यवाणी नहीं है, जो सिचुएशन अभी बन जी रहा है ना, जी जी जी, राजनीतिक समीकरण हाँ, जो कह रहा है वो हो जाएगा। और अगर सीट कम हुई तो उसकी संभावनाएं शायद ज्यादा प्रबल हो जाएगी। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि जनता दल यू का सीट घटेगा, जी एकदम घटेगा। 16 जो था पिछली बार, जी, हार्डली पता नहीं 5-6 आ पाएगा कि नहीं। वो तब तो इस हिसाब से तो एनडीए की सीट काफी घट जाएगी। घट जा रही है, वही तो बता रहे हैं। उस हिसाब से एनडीए की सीट हाँ। करीब 30 के आसपास, 30 भी नहीं पहुंच पाएगी फिर। 30-32 से ज़्यादा है, मैक्सिमम 30-32 आप जी। करिए वो। अच्छा पहले जो इंडिकेशन था कि 20-22 पे बीजेपी के लोग ही खुद बता रहे थे, जी अब थोड़ा इम्प्रूव किया है वो। जी और ये भी है कि रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसको 5 सीट दिया है। जी 5 में अगर 2 भी आ गए वो लोग जी तो बहुत होगा। नीतीश जी के लोग भी उनको छोड़ेंगे नहीं। जी जिस तरह से चिराग पासवान ने जी पिछले असेंबली इलेक्शन में जनता दल को डैमेज किया था, जी अकॉर्डिंग टू नीतीश कुमार का स्टेटमेंट 43 कंस्टिट्यूंसीज में, जी। तो जनता दल के लोग थोड़ा टेक डाउन कर पाएंगे, वो भी बदला लेंगे। टाइम आ गया है वो। मैं उसी टॉपिक पे आ रहा था, आपने उसकी चर्चा शुरू कर दी। तो आखिर रामविलास पासवान के बाद चिराग पासवान का भविष्य, राजनीतिक भविष्य, ये लोकसभा चुनाव तय करेगा, लगता है आपको? देखिए 2019 के बाद थोड़ा इनका भविष्य गड़बड़ा रहा था। बाद में चाचा जी का ही भविष्य क्या वर्तमान भी अब खराब हो गया, ओब्लिवियन में चले गए। 2 बड़ा स्ट्रेंज थिंग हुआ इस इलेक्शन कैंपेन में। आरसीपी सिन्हा होते थे, जी 2 टर्म राज्यसभा के मेंबर रहे, जी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, जी। नीतीश जी के मोस्ट कॉन्फिडेंट थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी। आज कहाँ है पता ही नहीं है। मुझे याद है चुनाव के पहले उन्होंने खुद वो टेलीविज़न पे इंटरव्यू दिया था कि अमित शाह से बात हो गई, मिलकर आए हैं। तो उनको टिकट क्या मिल रहा है, कहीं भी कमेटी में भी नहीं रखा है। 40 जो होते हैं स्टार कैंपेनर वो भी नहीं है, कोई उनको इवन नालंदा डिस्ट्रिक्ट में नहीं पूछ रहा है। दूसरा जो पॉलिटिकल कैजुअलिटी चाचा जी की हो गई है, पशुपति कुमार पारस की, उनको भी कहीं कुछ नहीं पूछ रहा है जी। कहीं कहीं एक आध जगह फोटो दिखा है। बस इवन वो खुद उनको बोलना पड़ा कि चिराग ने हम बुलाया, कैंपेन में नहीं बुलाया तो कैसे जाए। तो 2 कैजुअलिटी तो एकदम क्लियर है। और 3rd कैजुअलिटी विधानसभा अपना लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आएगा 4 जून के बाद, तो कभी भी नीतीश कुमार पॉलिटिकल कैजुअलिटी हो जाएंगे। तो नीतीश जी का तो बता दीजिए, लेकिन चिराग का बता दीजिए कि चिराग का क्या होने वाला है, चिराग का क्या भविष्य दिख रहा है? चिराग जी का प्रेजेंस रहेगा जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा का प्रेजेंस रहा जी, नेशनल प्रेजेंस रहेगा वो। जी। तो 2 भी सीट मिल जाता है इनको, जी एक तो मंत्री बन ही जाएगा कोई इनका, जी तो रहेगा इनका प्रेजेंस। जी। और कुशवाहा की बात कर रहे थे, कुशवाहा जी फंस गए हैं काराकाट में, ऐसा सुनने में आ रहा है। क्या काराकाट से क्या खबर है, आप तक क्या पहुंची है? पवन सिंह उनको तो काफ़ी कंटेस्ट में डाली है ना जी, वहाँ कई जगह उनको भी बैकआउट का भी स्लोगन फेस करना पड़ा। अच्छा तो परेशानी तो है ही वहाँ। राजा राम भी जो है लेफ्ट पार्टी वाला, वो भी काफ़ी टफ फाइट दे रहा है, वो भी उन्हीं के जात का है वो। तो वो तो है परेशानी में वो। अब मुझे नहीं लगता है कि नीतीश कुमार उनको जिताने के लिए कोई प्रयास करेंगे वो जी, क्योंकि वो भी कुशवाहा जी भी नीतीश कुमार को काफ़ी डैमेज किए हैं पॉलिटिकली वो। जी। तो वहाँ भी उनको तो तो है ये जो जितनी चीजें आप बता रहे हैं वो कभी हम कांग्रेस में सुनते थे कि कांग्रेस में अपने ही लोग सबको अपने को निपटाने में लगे रहते हैं। वो सारी चीजें एनडीए में यहाँ दिखने को मिल रही है ये क्या? एनडीए में है, बीजेपी में नहीं है। जी,
बीजेपी में एक अच्छी क्वालिटी है जी। कि लोग जिंदगी भर लड़ेगा, लेकिन चुनाव का जब टाइम आएगा ना हाँ तो एकदम यूनाइटेड हो जाते हैं वो, हाँ हाँ एकदम भयानक तरीके से यूनाइटेड हो जाते हैं। वो जनता दल में नहीं है, रामविलास पासवान जी की पार्टी में नहीं है, कुशवाहा की पार्टी में नहीं है। सब लोग जो ऑक्सिलरी पार्टी बोलते हैं, 1 सीट वाला 2 सीट वाला, जिनका विधानसभा में भी न रामविलास पासवान की पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस था न कुशवाहा की पार्टी का था। तो एक तरह से धीरे धीरे सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है लोग। कुशवाहा जी तो डेफिनेटली सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इसमें वो जीत नहीं पाते हैं काराकाट से, तो उनकी राजनीति पे भी एक सवाल खड़ा हो जाएगा, या राजनीति आप जैसे कह रहे थे पॉलिटिकल कैजुअलिटी, तो वही स्थिति बनेगी क्या? कुशवाहा जी भी डिफरेंट कैरेक्टर के आदमी हैं, हर एक साल पार्टी बदल देते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं। हाँ, लिटरली वो नीतीश कुमार के सामने कई बार सरेंडर किए हैं, आपने देखा होगा। जी 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 जी। तो एमएलसी बन जाएंगे कहीं न कहीं से, वो भी नीतीश कुमार की मर्जी पर होगा। जी जी। अगर वो स्ट्रांग बने रहे तब जी, और नहीं तो नरेंद्र मोदी की मर्जी पे होगा वो। जी। तो लेकिन उनकी उपयोगिता कहीं ना कहीं अभी रहेगी राजनीति, कास्ट फैक्टर की वजह से। लेकिन हालांकि बीजेपी ने तो सम्राट चौधरी को आगे कर करके उसको इक्वेशन को बनाने सम्राट चौधरी भी जाएगा अब। अच्छा अच्छा, तो ये भी बता दीजिए वो कैसे जाने वाले हैं? नहीं, उसमें जी, सम्राट चौधरी पे आरोप लग रहा है बहुत बुरी तरह से जी कि वो भयानक कास्टिज्म किए हैं। जी। नरेंद्र मोदी जो चाहते थे उससे भी ज़्यादा एक्सीड कर गए हैं, वो अपना ब्रीफ जो था उनका उससे एक्सीड कर गए हैं। जी। और उनमें भी एरोगेंस लालू यादव से ज़्यादा है। अच्छा। दूसरा है कि वो संघ कैडर के हैं नहीं, जी बीजेपी के हैं नहीं, वो जी कांग्रेस से आरजेडी से जनता दल और फिर सडनली बीजेपी। जी। तो पार्टी का जो हाई कमांड होगा उनको जो स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, वही जो बताया मैंने शुरू में, ईबीसी ओबीसी पॉलिटिक्स के कारण जी जी लालू को काउंटर करने के लिए। जी। तो वो बस चुनाव तक हैं। विधानसभा का चुनाव में देखिएगा बिहार बीजेपी का कोई नया अध्यक्ष मिल जाएगा, वो जो लीड ये भी करेगा। एक आप भविष्यवाणी नहीं, कर रहे हैं? भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, जो सिचुएशन डेवलप कर रहा है उसको बता रहे हैं। जी 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 जी। और लोगों ने रिजेंटमेंट जो था कुशवाहा सम्राट चौधरी के अगेंस्ट में, कल प्राइम मिनिस्टर के सामने भी उनकी मीटिंग भी जो 2 घंटा पार्टी ऑफिस में की है, वो पहली बार रेयर है कि प्राइम मिनिस्टर स्टेट यूनिट में भी जा रहे हैं, 2 घंटा बैठ रहे हैं। उनके सामने भी वेंटिलेट कर दिया लोग गिरफ्तार। एक बार फिर से हम ओवरऑल तमाम चीज़ों का मोटे तौर पे हम लोगों ने विश्लेषण कर लिया है। ओवरऑल फिर से आपने हालांकि कह दिया है कि करीब 30-32 तक सीट जो है, करीब 8 से 10 सीटों का थोड़ा ऊपर नीचे अपन कर लेते हैं, तो 8 से 10 सीटों का नुकसान यहाँ पर होने की संभावना बीजेपी की, एनडीए की है। तो इससे जो इनका नारा है अब की बार 400 पार, वो तो खैर एक नारा है राजनीतिक रूप से, लेकिन मोटे तौर पे ऐसा इन लोगों का टारगेट था कि 300 के आसपास पहुंच जाए। तो क्या लगता है? हमको लगता है मेकअप कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में अभी 72 है, तो वहाँ 75 प्लस जाएंगे। अच्छा। बंगाल में भी 18 आउट ऑफ 42, जी। तो वहाँ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 22-25। तो जो बिहार का लॉस होगा इन 2 नेबरिंग स्टेट से गेन। महाराष्ट्र में भी तो बता रहे हैं कि कुछ लॉस महाराष्ट्र में कर लेंगे लोग। नहीं, हाँ, महाराष्ट्र में, बंगाल और यूपी में डेफिनेटली गेन कर रहे हैं लोग जी। मध्य प्रदेश में गेन करेंगे, राजस्थान में लेकिन लोग बता रहे हैं कि लॉस हो रहा है जी। झारखंड में भी लोग बता रहे हैं गेन कर लेंगे। जेएमएम कांग्रेस को 2-3 शायद मिलने वाला है। जी 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 जी। तो आपने सुना लव कुमार मिश्रा को, बिहार की राजनीति क्या कहती है, बिहार के 40 सीटों का क्या होना है, बिहार में कितनी सीटों का एनडीए को नुकसान होने वाला है, आने वाले दिनों में बिहार में राजनीतिक समीकरण क्या होंगे, नीतीश कुमार का आने वाले समय में क्या होगा, चिराग पासवान का क्या होगा, सम्राट चौधरी का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा, बड़े ही विस्तार से और बहुत ही तार्किक ढंग से लव कुमार मिश्रा जी ने आपको बताया। मुझे लगता है कि इस पूरे विश्लेषण से आपने बिहार की राजनीति को और बिहार में जो लोकसभा का रिजल्ट आएगा उसकी एक संभावित तस्वीर आपके मन मस्तिष्क में खिंच सकती है। अगली बार किसी अन्य शख्सियत के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।